एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम इस वीडियो में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी के जो हैं वो कुछ एमसीक्यू कवर्स करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज दी विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। इनमें से ये आपको पार्ट्स दिए हैं और इनके अंडर जो आर्टिकल्स आते हैं वो दिए गए हैं, तो इसमें से जो करेक्टली मैच्ड नहीं है वो बताना है। तो पार्ट 2 में जो है वो ये बिल्कुल सही है, 5 to 11 जो है वो आर्टिकल को कवर करता है। और इसके अंडर जो सब्जेक्ट आता है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, तो इसके अंडर जो सब्जेक्ट आता है दैट इज़ दी सिटीजनशिप को इस कवर करता है। नेक्स्ट है आपका पार्ट 5। तो इस ये भी बिल्कुल करेक्ट है आपका। 52 to 151 जो है वो इसके अंडर आर्टिकल्स को ये कवर करता है। और ये जो सब्जेक्ट को कवर करता है दैट इज़ दी यूनियन। और जो आपका सी पार्ट है दैट इज़ दी पार्ट नंबर 15, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। इसके अंडर जो आर्टिकल आते हैं दैट इज़ दी 324 to 329A। और ये जो है वो आपका इलेक्शंस का टॉपिक जो है वो इलेक्शन का सब्जेक्ट जो है वो इसके अंडर आता है। और जो लास्ट है आपका ऑप्शन डी दैट इज़ दी पार्ट 22। तो ये जो है वो आपका यहाँ पर क्या है, करेक्टली मैच्ड नहीं है, क्योंकि पार्ट जो 22 है उसके अंडर जो है वो आपका आता है 390। उसके अंडर जो आपके आर्टिकल आते हैं दैट इज़ दी 393 से लेकर 395 तक। और ये जो है आपका 369 to 392 ये आपका आता है पार्ट 21 के अंडर। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो इनमें से कौन सा जो है वो करेक्टली मैच्ड नहीं है। ठीक है, तो इनमें से जो करेक्टली मैच्ड नहीं है दैट इज़ दी ऑप्शन डी पार्ट नंबर 9। यहाँ पे बताया गया कि इसके अंडर जो है वो म्यूनिसपैलिटी जो है वो डील्स करता है ये म्यूनिसपैलिटी से। लेकिन जो आपका पार्ट 9 है, ठीक है, ये आपका डील करता है पंचायत से। ठीक है, पंचायत से। और जो आपका म्यूनिसपैलिटी आता है वो आपका आता है 9A के अंडर। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो आपके क्या हो जाएगा, राइट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मीन्स। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का क्या मतलब है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का मतलब है गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पार्लियामेंट कैन एस्टेब्लिश ए न्यू स्टेट इन द यूनियन बाय। तो कैसे न्यू स्टेट को जो है वो एस्टेब्लिश कर सकते हैं, बाय ए सिंपल लॉ। सो ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। जो आपका आर्टिकल नंबर 3 है, ठीक है, आर्टिकल नंबर 3 जो है वो प्रोवाइड करता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्टेट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी क्वेश्चन नंबर 5 हु अमंग द फॉलोइंग कैन बिकम सिटीजन ऑफ इंडिया अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडिया का सिटीजन जो है वो कौन बन सकता है, पर्सन डोमिसाइल्ड इन इंडिया, ए पर्सन बॉर्न इन इंडिया, ए पर्सन हुज पेरेंट्स वर बॉर्न इन इंडिया। सो सारे ही ऑप्शन ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन डी इज द करेक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी क्वेश्चन नंबर 6 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मोड ऑफ टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप। देखो जो सिटीजनशिप है वो उसके जो टर्मिनेशन उसके 3 मोड्स हैं। ठीक है, 3 मोड ऑफ टर्मिनेशन है। फर्स्ट है कि कोई अपनी मर्जी से जो है वो भारत की नागरिकता छोड़ सकता है, अपनी मर्जी से जो है वो सिटीजनशिप को छोड़ सकता है। सेकंड है जो कि वो किसी और कंट्री की जो है वो वहाँ पर सिटीजनशिप लेगा तो ऑटोमेटिकली जो है वो इंडिया की क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। और थर्ड है कि सरकार गवर्नमेंट जो है वो किसी की नागरिकता को जो है वो वंचित, किसी को जो है वो सिटीजनशिप से वंचित रख सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है वो यहाँ पे करेक्ट है, क्योंकि बाय रजिस्ट्रेशन जो है वो ये एक मोड ऑफ टर्मिनेशन नहीं है। बाकी तीनों ही जो है वो क्या है, मोड ऑफ टर्मिनेशन ऑफ अ सिटीजनशिप है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्वेश्चन नंबर 7 विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द मार्शल लॉ। तो मार्शल लॉ से जो है वो यहाँ पे कौन सा आर्टिकल जो है वो डील करता है। तो मार्शल लॉ क्या होता है, मार्शल लॉ एक ऐसी सिचुएशन होती है, ठीक है, जहाँ पर जो है वो जो कंट्री की आर्मी है, ठीक है, पुलिस की जगह जो है वो उस एरिया को जो है वो कंट्रोल करती है। जब भी कभी इमरजेंसी होती है, जब ट्रबल का टाइम होता है, तो आर्मी जो है वो पुलिस की जगह जो है वो उस चीज़ को, उस एरिया को कवर करती है, उसी को मार्शल लॉ बोलते हैं। और ये जो है वो आपका आर्टिकल 34 जो है वो इससे डील करते हैं। तो ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। द नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 8 विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट
अबाउट द राइट टू एजुकेशन। तो राइट टू एजुकेशन से लेकर यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? सो आर्टिकल 21A के अंडर आता है, बिल्कुल सही है। 86th अमेंडमेंट जो हुई थी, ठीक है, 86th अमेंडमेंट जब हुई थी उसमें जो है वो आर्टिकल 21A को जो है वो ऐड किया गया था, एंड इट प्रोवाइड्स एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन बिटवीन 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज। तो ये भी सही है। सो ऑल द एबव इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट इज द फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल अगेंस्ट। तो फंडामेंटल राइट्स जो है वो बोथ स्टेट एंड सिटीजन्स। ऑप्शन बी इज द करेक्ट। द नेक्स्ट इज द राइट टू प्रॉपर्टी वाज रिमूव्ड एज ए फंडामेंटल राइट। वाई? तो पहले राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो भी एक फंडामेंटल राइट था, बाद में इसको रिमूव किया गया था। और कौन सी अमेंडमेंट के थ्रू जो है वो इसको रिमूव किया गया था? तो इसको 44th अमेंडमेंट के थ्रू जो है वो इसको रिमूव किया गया था, जो कि हुई थी आपकी 1978 में, ठीक है। और आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल जो है वो 300A। द नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 11, हु सेट द फंडामेंटल राइट्स आर द कंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये किसने बोला था? ये बोला था ग्रेविल ऑस्टिन ने। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट आर्टिकल नंबर 23। जो ट्रू नहीं है आर्टिकल नंबर 23 से रिलेटेड, तो वो कौन सा है आपकी स्टेटमेंट? ऑप्शन डी, इट इज एब्सोल्यूट एंड unqualified. Option D is the correct answer. The next question is the question number 13. Child Labor Prohibition and Regulation Act 1986 was legislated to implement the provisions of, तो किसका? आर्टिकल 24 जो है वो इसको कवर करता है, चाइल्ड लेबर को, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो इनमें से कौन सा जो है वो इसका पार्ट नहीं है? दैट इज द राइट टू एब्सोल्यूट प्राइवेसी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन इंसर्टेड बाई 42nd अमेंडमेंट। तो जो 42nd अमेंडमेंट हुई थी उसमें जो है वो किस चीज़ को ऐड किया गया था? दैट इज द प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट एंड सेफ गार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। बिकॉज जो प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट था वो आपका कवर किया गया था फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंडर, ठीक है। जो प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट था फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंडर जो है वो उसको कवर किया गया था। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो कौन सी अमेंडमेंट के थ्रू ऐड कर गई थी? 42nd अमेंडमेंट जो हुई थी, ठीक है, 1976 में। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्वेश्चन नंबर 16, द प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो कहाँ से ली गई हैं? आपकी USSR से। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आपके क्या हैं? कैन बी अमेंडेड ओनली अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, फंडामेंटल ड्यूटीज़ वर ब्राउट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमेटी। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो किस कमेटी की रिकमेंडेशन थी? आपकी स्वर्ण सिंह कमेटी की। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 19, द सैलरी ऑफ अ प्रेजिडेंट इज। तो प्रेजिडेंट की सैलरी जो है वो क्या है? फिक्स्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट है, फिक्स्ड बाई लॉ मेड बाई द पार्लियामेंट, इट इज मैंशनड इन द सेकंड शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। The next is the question number 20. If the election of president is declared void by the Supreme Court, the act done by him before the date of decision shall not be invalid. जो डिसीजन ऑलरेडी पहले ले चुका है वो क्या होंगे? इनवैलिड नहीं होंगे। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्वेश्चन नंबर 21, द प्रेजिडेंट हैज़ द पावर टू। प्रेसिडेंट के पास यहाँ इनमें से कौन सी पावर है? ऑप्शन डी, समन ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट टू मीट एट सच टाइम एंड प्लेस एज ही थिंक्स फिट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्वेश्चन नंबर 22, द पावर टू मेक ट्रीटीज विद अदर नेशंस लाइज विद। तो जो पावर ऑफ ट्रीटी, जो समझौता करते हैं वो जो है वो The next is the power of to make treaties with other nations lies with the, तो ये कौन करता है? The president of the India, ठीक है।
this comes under the diplomatic power of the president. Option C. The next is the question number 23. Which one of the following is correct meaning of budget? जो बजट पास होता है उसका करेक्ट मीनिंग क्या है? सो दिस इज द एस्टिमेट ऑफ एक्सपेंडिचर, द वेज एंड मीन्स टू रेज द रेवेन्यू. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. The next is the question number 24. How much is the quorum of a house of parliament? तो कितना होता है? That is the 1/10 of the membership of the house. Option D. The next is the question number 25. The Lok Sabha secretariat comes under the direct supervision of the. तो लोक सभा का जो सेक्रेटरीट होता है वो किसके डायरेक्ट सुपरविजन के अंडर आता है? दैट इज द स्पीकर ऑफ द लोक सभा. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. The next is the question number 26. The Controller and Auditor General of India can be removed by. तो जो CAG है आपका, ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है, उसको जो है वो कौन रिमूव कर सकता है? इसको जो है वो प्रेसिडेंट जो है वो इसको रिमूव कर सकता है. तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. द नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 27. In which of the following cases the status of लोक सभा एंड राज्य सभा इज नॉट इक्वल? ठीक है, तो कौन सी? फाइनेंशियल बिल के लिए जो है वो राज्यसभा और लोक सभा का स्टेटस जो है वो इक्वल नहीं है, बिकॉज फाइनेंशियल बिल जो है वो ओनली लोक सभा में ओरिजिनेट होता है. ठीक है, फाइनेंशियल बिल सिर्फ लोक सभा में ही ओरिजिनेट होता है. द नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 28. What is also known as Rule 377 in लोक सभा? लोक सभा में रूल 377 को जो है वो क्या बोलते हैं? सो दैट इज द स्पेशल मेंशन. ठीक है, स्पेशल मेंशन इज प्रोवाइडेड फॉर इन रूल 377. तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. द नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 29. What is the minimum number of seats which a party must get in order to become the main opposition party? तो कितनी मिनिमम सीट्स होनी चाहिए? 60 जो है वो मिनिमम सीट्स होनी चाहिए. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. द नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 30. रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर SCs एंड STs वर स्टार्टेड इन द ईयर. तो कब ये रिजर्वेशन जो है वो शुरू हुई थी? ऑप्शन सी 1952 में. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी. वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग.